तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहला है आपका नाम धातु, दूसरा है आपका नाम बोधक, तीसरा है आपका सकर्मक और चौथा है आपका अकर्मक। ठीक, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा नाम धातु और नाम बोधक में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली जो धातुएं होती हैं वो आपकी नाम धातु कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? नाम धातु। अब इनमें होता क्या है? तो इनमें होता है आपका, देखिए यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ हम आना या आना या फिर ना, आना आना या फिर ना प्रत्यय लगा देते हैं तो वह बन जाती है आपकी नाम धातु क्रिया। ठीक, कैसे बनती है? जैसे कि आप बोलते हो लात से लतियाना, बात से बतियाना। ठीक, इस प्रकार से जो आपकी संज्ञाएं होती हैं वो आपकी नाम धातु कहलाती हैं। ठीक, अब नाम बोधक की बात करें तो नाम बोधक में क्या होता है? संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण के साथ आप क्रिया जोड़ देते हो। क्या जोड़ देते हो? क्रिया जोड़ देते हो, तो वह बन जाती है आपकी नाम बोधक। इसमें कैसे एग्जाम्पल होते हैं? जैसे कि आँख मारना। आँख जो होता है वह क्या होता है? एक आपका संज्ञा शब्द होता है। अब यहाँ पर मारना जो होता है वह क्या होता है? क्रिया शब्द होता है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द के साथ हमने क्रिया शब्द जोड़ा, क्या बना? आँख मारना। इसी प्रकार से आप बोल दोगे जैसे कि गाली देना। गाली एक संज्ञा शब्द होता है और देना क्या होगा? क्रिया होगा। ठीक, तो गाली देना, आँख मारना, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके नाम बोधक। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा समाप्त हो चुकी है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद कौन सा है? ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका विस्मयादि बोधक, दूसरा है आपका अवकाश बोधक, तीसरा है आपका समाप्ति बोधक और चौथा है आपका आरंभ बोधक। ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है वर्षा समाप्त हो चुकी है। यदि यहाँ पर बोला जाता कि वर्षा शुरू हो गई है, वर्षा होना शुरू हो गया है, तो वह हो जाता आपका आरंभ बोधक। क्या हो जाता? आरंभ बोधक। लेकिन यहाँ पर देखिए आरंभ होने का जब कभी भी बोध होगा तो वह आरंभ बोधक होगा। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आप समाप्त होने का बोध हो रहा है। समाप्त होने का जहाँ कहीं भी बोध होता है तो वह होता है आपका समाप्ति बोधक। ठीक, इस बार नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? ठीक, तो देखिए सकर्मक अकर्मक के लिए हमने आपको एक ही तरीका बताया था। हमने आपको क्या बोला था? आपको क्या करके प्रश्न पूछना है, यदि उत्तर जो है वह कर्ता के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? कर्ता के रूप में आता है, तो वह आपका अकर्मक क्रिया होगी। और यदि उत्तर जो है वह कर्म के रूप में आता है, किसके रूप में? कर्म के रूप में आता है, तो वह आपका सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ पर आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है, यानी कार्य का फल किस पर पड़ना चाहिए? कर्म पर पड़ना चाहिए। यदि हम क्या करके प्रश्न पूछें तो हमारा जो उत्तर है वह कर्म के रूप में आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर है सबसे पहला है आपका बनाना। हमने बोला कि राम बना रहा है, तो आपने पूछा क्या बना रहा है, तो हमने बोला खाना बना रहा है। या फिर आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हो बनाना के ऊपर। तो ये क्या हो गया कि राम खाना बना रहा है, तो खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। और यदि क्रिया का प्रभाव जो है वह कर्म पर पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले कि रोना कैसी है? रोना, उड़ना और दौड़ना, ये क्या है? तो ये तीनों ही क्रियाएं क्या हैं? आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि राम रो रहा है, राम रो रहा है। हमने पूछा क्या रो रहा है, तो आपने बोला कि राम रो रहा है। और राम क्या है? कर्ता है, तो कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक क्रिया। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले कि पक्षी उड़ रहा है, तो हमने बोला क्या उड़ रहा है, तो आपने बोला कि पक्षी उड़ रहा है। और पक्षी वाक्य में क्या है? कर्ता है, तो यदि कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का तो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर हम बोले दौड़ना के लिए कि राम दौड़ रहा है। हमने पूछा क्या दौड़ रहा है, तो आपने बोला कि राम दौड़ रहा है। तो राम क्या है? कर्ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक क्रिया। अब यदि यहाँ पर दूसरी तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्या पूछे जाते हैं कि यहाँ पर रोना जो है इस क्रिया का, देखिए रोना जो है वह तो एक अकर्मक रूप है। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा कि रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? यदि हम यहाँ पर बोलें कि राम
रुला रहा है, राम रुला रहा है। हमने पूछा किसे रुला रहा है या फिर क्या रुला रहा है, तो आप बोल दोगे कि सीता को रुला रहा है, गीता को रुला रहा है, किसी को भी रुला रहा है। तो रुलाना जो होगा, क्या रुलाना, रुलाना जो होगा वह क्या कहलाएगा आपका सकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगा? सकर्मक। रोना का सकर्मक रूप क्या हो जाएगा? रुलाना। अब यहाँ पर है आपका उड़ना। हमने बोला पक्षी उड़ रहा है, तो आपने बोला कि वह आकर्मक क्रिया है। हमने बोला कि उड़ना का सकर्मक रूप क्या होगा, तो हमने बोला उड़ाना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उड़ाना। हमने बोला उड़ाना कर दीजिए। उड़ाना जो होता है वह उड़ना का सकर्मक रूप होता है। ठीक, कैसे होता है? तो हमने बोला कि राम पतंग उड़ा रहा है। हमने बोला कि राम पतंग उड़ा रहा है। हमने पूछा क्या उड़ा रहा है, तो आप बोलोगे कि पतंग उड़ा रहा है। क्या बोलोगे? कि पतंग उड़ा रहा है। और पतंग वाक्य में क्या है? कर्म होगा, और कर्म क्या होगा? सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर हम बोले कि दौड़ना जो है वह आपका क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो दौड़ना का सकर्मक रूप क्या होगा? तो दौड़ना का सकर्मक रूप हो जाएगा दौड़ाना। क्या हो जाएगा? दौड़ाना। हम बोले कि राम गाय को दौड़ा रहा है, या फिर हम बोले कि राम सीता को दौड़ा रहा है, किसी को भी दौड़ा रहा है, तो जिसको भी दौड़ा रहा है वह वाक्य में कर्म होगा, तो वह क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा सकर्मक और अकर्मक रूप। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं। पानी बरसने लगा है। पानी बरसने लगा है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है यहाँ पर हमें बताना है। देखिए, सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं, या फिर संयुक्त क्रिया है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए पानी बरसने लगा। ठीक, बरसने और लगा ये दो क्रियाएं हैं। एक है आपका बरसना और एक है आपका लगना। ये दो क्रियाएं हैं, इस वाक्य में प्रयोग की जा रही हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों एक साथ क्रिया दी गई हैं, इन दोनों क्रियाओं को कभी भी आप अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि हम ये बरसना जो क्रिया है इसको हम यहाँ से हटा दें, तो क्या वही अर्थ निकलेगा जो कि पहले अर्थ निकल रहा था। जैसे कि पानी लगा है, पानी लगा है, लेकिन पहले अर्थ क्या निकल रहा था कि पानी बरसने लगा है। ठीक, तो वो अर्थ आपका नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं, इस वाली क्रिया को यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ इसको बचा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि पानी बरसने है, पानी बरसने है। अब यहाँ पर वही अर्थ निकल रहा है जो कि अर्थ निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों क्रियाओं का हम अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते। जब हम दोनों क्रियाओं का अलग अलग प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये क्रियाएं जो होंगी ये क्या कहलाएंगी? तो ये कहलाएंगी आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया के बारे में आपको नहीं पता हो, तो देखिए पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जो कि मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है। मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें हम करते क्या हैं, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि मूल क्रिया, क्या बोलेंगे हम? मूल क्रिया प्लस कर प्रत्यय। मूल क्रिया के साथ हम क्या करेंगे? कर प्रत्यय को जोड़ देंगे, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम बोलें कि राम खाना खाकर चला गया। ठीक, राम खाना खाकर चला गया। हमने बोला चला जाना ये तो आपका अलग हो गया, ये तो आपकी मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया कौन सी है? खाकर। क्या? खाकर। तो यहाँ पर खाना जो क्रिया है, खाना जो क्रिया है उसके साथ हमने कर प्रत्यय जोड़ दिया। जब हमने खाना क्रिया के साथ कर प्रत्यय जोड़ दिया तो वह क्या बन गई? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है रात में जागना हानिकारक है। अब ये जो रेखांकित किया गया है जागना, ये क्या होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है आपका क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है आपका संयुक्त क्रिया, और चौथा है आपका यौगिक क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। तो क्रियार्थक संज्ञा जो होता है, क्या? क्रियार्थक संज्ञा जो होता है वह एक ऐसी क्रिया होती है, वह एक ऐसी क्रिया होती है जो कि संज्ञा की तरह व्यवहार करती है। क्या? संज्ञा की तरह व्यवहार करती है। ऐसी क्रिया जो कि संज्ञा की तरह व्यवहार करती है उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल से समझें, जैसे कि हम बोलें कि टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए
अच्छा है, ठीक। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो टहलना, ये क्या है, एक क्रिया है, और जो क्रिया जो है ये संज्ञा की तरह व्यवहार कर रही है। तो यहाँ पर टहलना क्या हो जाएगा, टहलना हो जाएगा आपका क्रियार्थक संज्ञा। इसी प्रकार से यहाँ पर है रात में जागना हानिकारक है, तो ये जो जागना जो शब्द है ये संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रियार्थक संज्ञा, ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप है ये हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका कालिक क्रिया, दूसरा है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है आपका संयुक्त क्रिया, और चौथा है आपका अपूर्ण बोधक, ठीक। देखिए अपूर्ण बोधक वह क्रिया होती है जिसमें क्रिया के होना, क्रिया का जो होना होता है वह कभी भी कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि आप बोलते हो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। जैसे कि आप बोलते हो कि राम पत्र लिख रहा है, क्या बोल देते हो, लिख रहा है, रहा है, या फिर आप बोलोगे रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो कार्य जो है वह कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब कभी भी कार्य कंप्लीट नहीं होता तो वह अपूर्ण बोधक में आता है, ठीक। इसके बाद बात करें हम संयुक्त क्रिया की, तो संयुक्त क्रिया को आपको अच्छे से पता है कि जब तो दो क्रियाओं को हम अलग अलग प्रयोग ना कर सकें किसी वाक्य में तो वह संयुक्त क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई कार्य जो है वह स्वयं न करके किसी और से कराया जाए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर हम बोलें कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। अब राम ने स्वयं पत्र नहीं लिखा है, वह किसी से लिखवाया है, लक्ष्मण से लिखवाया है, तो वह क्या हो जाएगी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। पूर्वकालिक, पूर्वकालिक में क्या होता है कि यहाँ पर क्रिया के साथ आप क्या करते हो, कर प्रत्यय लगा देते हो, और जिस भी धातु के साथ आपका कर प्रत्यय लगा हो, जिस धातु के साथ आपका कर प्रत्यय लगा हो वहाँ पर आप बोल देना कि ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर नहाकर, धोकर, पढ़कर, सोकालिक, ठीक। इस बार नेक्स्ट देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो सबसे पहला बोला गया है कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ठीक। देखिए ध्यान से समझिए, हमने आपको हमेशा क्या बताया था कि सकर्मक और अकर्मक की यदि आपको पहचान करनी है तो क्रिया का फल यदि कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक होता है, सकर्मक के में क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। यदि क्रिया का फल यदि कर्ता पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वह अकर्मक होती है। दूसरी बात हमने आपको ये भी बोली थी कि कभी भी अकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य में चाहे कर्म दिया हो या ना दिया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले भी हमने आपको सकर्मक और अकर्मक की जो क्लासेस ली थी उसमें आपको अच्छे से समझाया था कि अकर्मक क्रिया जो होती है उसे कभी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वाक्य में कर्म हो या ना हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अकर्मक क्रिया के लिए कभी भी यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यही क्या है, हमारा कथन गलत है, ठीक। तो इसी को यहाँ पर हमें सही करना होगा। औरों को देखते हैं तो देखिए भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे तो अब चला भी नहीं जाता, ये जो आपका भाववाच्य है इसमें क्या है, देखिए मुझसे तो अब चला भी नहीं जाता, हमने पूछा कि क्या नहीं चला जाता, किससे नहीं चला जाता, तो वो बोलोगे आप कि मुझसे नहीं चला जाता। मुझे क्या है, तो मुझे यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, तो कर्ता पर यदि क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वह क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, और हमेशा ही अकर्मक क्रिया ही रहती हैं भाववाच्य में, ठीक। तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद है सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये बात 100% कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है, तो आप ध्यान से समझिए। जितनी भी आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि कार्य स्वयं न करके किसी और से कराया जाता है। जब कार्य स्वयं न करके किसी और से कराओगे, जब स्वयं कार्य करोगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, सिर्फ सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। लेकिन जब कार्य किसी और से कराओगे तो जहाँ पर आप सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी जिससे आपको कार्य कराना हो। जैसे कि हम बोलें कि राम मोहन से पत्र लिखवाता है, तो राम स्वयं कार्य ना करके किससे करवा रहा है, मोहन से करवा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कर्म की आवश्यकता हमेशा ही पड़ेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती हैं वो वे सकर्मक होती हैं, ठीक। इसे यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है कर्तावाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है, ठीक। तो देखिए कर्तावाच्य जो होता है, कर्तावाच्य जो होता है वह सकर्मक और अकर्मक दोनों में होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए कर्ता जो होता है वह आपका यहाँ पर सकर्मक क्रिया जो होगी उसमें भी होगा और अकर्मक क्रिया जो होगी उसमें भी होगा। यदि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आप बोलते हो कि इसमें कर्ता नहीं है, जैसे कि हम बोले हैं
कि पंखे को बंद कर दो या फिर बाग में जाकर खेलो, इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं वो आपके यहाँ पर आप बोलते हो कि इनमें कर्ता नहीं होता, लेकिन उसमें भी कर्ता होता है। उसमें भी क्या होता है? कर्ता होता है, लेकिन कर्ता क्या होता है? यू होता है। क्या होता है? यू होता है। और यू का मतलब क्या होता है? तुम। यदि हम यहाँ पर बोलते हैं कि पंखा बंद कर दो, तो यहाँ पर आपका इसका सही वाक्य जो होगा, पूरा वाक्य जो होगा वो होता है तुम पंखा बंद कर दो। यदि हम बोलें कि बाग में जाकर खेलो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये बोल रहे हैं कि तुम बाग में जाकर खेलो। तो यानी कि हम सीधे सीधे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे सकर्मक क्रिया हो चाहे अकर्मक क्रिया हो, वहाँ पर आपका कर्ता तो आपका आना ही आना होता है। ठीक, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य भूतकालीन क्रिया का उदाहरण है। सामान्य भूतकालीन क्रिया का उदाहरण कौन सा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो सबसे पहला है आपका कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, और हमने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, जब कभी भी आपको था, थी, थे इस प्रकार से दिख जाता है तो वहाँ पर आप बोलो कि ये क्या है आपका पूर्ण बोधक। क्या हो जाएगा? ये पूर्ण बोधक। तो ये पूर्ण बोधक भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण बोधक भूतकाल। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले हैं कि कृष्ण ने बांसुरी बजाई है। जब कभी भी हमने आपको बोला था कि है जब कभी भी आपको दिख जाए, है जब कभी भी आपको दिख जाए तो वह क्या हो जाएगा आपका? आसन्न। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? आसन्न भूतकाल। था, थी, थे दिखेगा तो आप बोलोगे कि ये क्या है? पूर्ण बोधक है। क्या है? पूर्ण भूतकाल कह लोगे आप। क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। अब यहाँ पर यदि हम आपको है दिख जाएगा तो आप बोलोगे कि ये क्या है? आसन्न भूतकाल। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, हमने आपको बोला था आ ई ए, ये इस प्रकार से जब कभी भी आपको दिखेंगे तो वो आपके किस में आएंगे? सामान्य भूतकाल में। तो ये हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। अब यदि यहाँ पर हम बात करें, कृष्ण बांसुरी बजा रहा था, अब ये था देखकर आपको ये नहीं बोलना है कि ये आपका पूर्ण भूतकाल होगा, ये पूर्ण भूतकाल नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको समझाया था, ये देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अपूर्ण। क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, मुझे देखते ही उठ बैठा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका संयुक्त क्रिया, दूसरा है आपका यौगिक, तीसरा है आपका नाम बोधक, और चौथा है आपका प्रेरणार्थक। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक होती है आपकी संयुक्त और एक होती है आपकी यौगिक। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इनमें से कौन सी क्रिया होगी। ठीक, संयुक्त के बारे में हमने आपको बताया था, जब कभी भी कोई भी ऐसी दो क्रियाएं आपकी वाक्य में प्रयोग की जा रही हो, जब कभी भी वाक्य में दो क्रियाएं ऐसी प्रयोग की जा रही हों कि उन्हें हम अलग अलग प्रयोग ना कर सकें, तो वहाँ पर आपका संयुक्त क्रिया होता है। अब यौगिक क्रिया क्या होती है? तो यौगिक क्रिया ऐसी होती है कि जिस वाक्य में आप प्रयोग कर रहे हो उन दोनों क्रियाओं का, वो दोनों क्रियाएं जो होंगी वो आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर लोगे कि उठ, बैठा, चल, चला, राम सीता की आवाज़ सुनते ही उठ बैठा। आप क्या बोलोगे? राम सीता की आवाज़ सुनते ही उठ बैठा। तो ये उठ बैठा जो क्रिया है, ये दोनों क्या कहलाएंगी? तो यही कहलाएंगी आपकी यौगिक क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुझे देखते ही उठ बैठा, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी यौगिक क्रिया। ठीक, तो संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया दोनों में अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं संयुक्त क्रिया बनती है। संयुक्त क्रिया कैसे बनती है? तो सबसे पहला है आपका दो से अधिक धातुओं से बनती है, दूसरा है आपका दो से अधिक सकर्मक क्रियाओं के मेल से बनती है। तो ऐसा तो यहाँ पर कोई भी मेल नहीं बनता। दो से अधिक अकर्मक क्रियाओं के मेल से बनती है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। दो से अधिक प्रेरणार्थक क्रियाओं से मेल से बनती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक, ये तो सारी फालतू की ही बातें हैं। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? दो से अधिक धातुओं से बनती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, डाकिया चिट्ठी लाया, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहला सकर्मक, दूसरा है आपका अकर्मक, तीसरा है पूर्वकालिक और चौथा है आपका प्रेरणार्थक। ठीक, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है पूर्वकालिक जो होती है उसमें आपका क्या होगा? कर प्रत्यय लगा होगा, लेकिन कर प्रत्यय कहीं पर लगा नहीं है। ठीक,
प्रेरणार्थक में किसी और से कार्य कराया जाता है, तो ऐसा भी कोई सेंस नहीं है। डाकिया चिट्ठी लाया, हमने पूछा क्या लाया, तो आपने बोला कि चिट्ठी लाया, और इस वाक्य में चिट्ठी जो है वह एक ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो वह क्या हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। नाम धातु क्रिया, ठीक, यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि एक होती है आपकी नाम धातु, क्या होती है नाम धातु, और एक होती है आपकी नाम बोधक। तो देखिए नाम धातु जो होती है इसमें हम क्या करते हैं, संज्ञा के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ हम क्या करते हैं, आना, ईआना या फिर ना, आना, ईआना या फिर ना प्रत्यय जब हम लगा देते हैं तो वह नाम धातु कहलाती है। क्या कहलाती है, नाम धातु। जैसे कि आप बोलते हो कि यहाँ पर देखिए आना, ईआना इन प्रत्यय को हम लगाएंगे, तो जैसे कि लात से लतियाना, बात से बतियाना, इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं वो किस में आते हैं, आपके नाम धातु में आते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि नाम बोधक क्या होते हैं, तो संज्ञा के साथ आप क्या करोगे, तो संज्ञा के साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक क्रिया जोड़ देनी है। क्या जोड़ देनी है, क्रिया जोड़ देनी है। जब कभी भी क्रिया जोड़ी जाएगी तो वह नाम बोधक हो जाएगा, यदि प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो वह धातु हो जाएगा, नाम धातु। ठीक, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे कि आँख मारना, ठीक, ये आपका एग्जाम्पल जो है आँख मारना, गाली देना, ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो नाम बोधक के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है नाम धातु, नाम धातु पूछा गया है, यानी कि आना, ईआना इस प्रकार से प्रत्यय लगा हुआ होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो चलता, चलता तो ये क्रिया सीधा रूप दिया गया है। पढ़ाई, पढ़ाई भी एक सीधा रूप दिया गया है। हंसना, ये भी एक सीधा रूप दिया गया है। हथियाना, हथियाना को देख रहे हो तो इसमें क्या है, ई आना प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, ई आना प्रत्यय लगा है। जब कभी आना, ई आना या फिर ना प्रत्यय लगेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।